नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल में सबसे बड़ी खबर के साथ आपके सामने मोतिया में चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, कंगना रनावत के सामने आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने उतार दिया है दमदार उम्मीदवार। बताएंगे किसको मैदान में उतारा गया है दोस्तों। इसी के साथ में आपको बताएंगे राजस्थान के अंदर जाट महापंचायत ने भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है। बताएंगे आपको चुनाव से पहले किस तरीके का ऐलान किया गया है दोस्तों। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के सामने हिंदू धर्म के एक बड़े व्यक्ति ने मैदान में ताल ठोका है। बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी को दी गई है चुनौती और ईवीएम पर आरटीआई का जवाब क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं दे रहा है। एक बड़े सवाल खड़े होने पर सीआईसी ने भी जमकर लगाई है फटकार। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बताएंगे कौन से मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है दोस्तों। और मायावती की रैली को लेकर जो तस्वीरें सामने आई है, इसके बाद कांग्रेस पार्टी को शुभ संकेत मिले हैं दोस्तों। एक एक करके चलेंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कंगना रनावत के नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव जीत पाना काफी कठिन है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा दोस्तों। इसके इतर अगर आप लोग की कोई और राय हो तो भी लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर लोकसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होने वाली है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बताया कि मंडी लोकसभा सीट से विक्रमादित्य सिंह इस बार कंगना रनावत को चुनौती देने जा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पिछली बार लोकसभा के जब उपचुनाव हुए थे तब यहां पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जबरदस्त तरीके से चुनाव जीता था। वीरभद्र परिवार का कोई भी व्यक्ति यहां पर कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतरता है तो चुनाव काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट जीत पाना काफी डिफिकल्ट है। आपको बता दें कि इस सीट पर जिस तरीके से कंगना रनावत को मैदान में उतारा गया है, कांग्रेस पार्टी ने अपना दांव चलते हुए वर्तमान मंत्री और राज्य में विधायक के तौर पर काम करने वाले और वीरभद्र परिवार से आने वाले विक्रमादित्य सिंह को मैदान में उतारा है। उपचुनाव में यहां पर कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की थी। मंडी के लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रतिभा सिंह मैदान में उतरी थी, तब उनको 8,766 वोटों के मामूली अंतर से चुनाव में जीत मिली थी दोस्तों। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश में सरकार भी थी, लेकिन इसके बावजूद पार्टी को 20% वोटों का नुकसान हुआ था। और ऐसे में अब 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने यहां से आश्रय शर्मा को मैदान में उतारा था, जो पार्टी के बड़े नेता है, लेकिन यहां से वीरभद्र परिवार का कोई मैदान में नहीं उतरा। 2013 बाई इलेक्शन की बात करें तो प्रतिभा सिंह चुनाव लड़ी थी, तो उनको लगभग 1,36,000 वोटों के अंतर से चुनाव में जीत मिली थी। बीजेपी के कैंडिडेट और भारतीय जनता पार्टी के सीएम रह चुके जयराम रमेश को उन्होंने बड़ी शिकस्त दी थी। जब इस सीट से कोई वीरभद्र परिवार का चुनावी मैदान में उतरा है तो उनको जोरदार समर्थन मिला है दोस्तों। तमाम आंकड़ों से ये जानकारी मिल रही है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राजस्थान में अब मतदान से महज कुछ दिनों पहले एक बड़ी बैठक बुलाई गई है दोस्तों। शनिवार को भरतपुर के पेंगोर के माता मंदिर में जाट समाज ने महापंचायत बुलाई। इसमें जाट समाज ने सर्वसहमति से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में हराने का फैसला लिया है। उल्लेखनीय है कि मंदिर ऐसा स्थान है जहां पर महापंचायत करके जाट समाज के लोगों ने फैसले को अंतिम मुहर लगा दी। उधर जाट महापंचायत में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी संजय जाटव को मौके पर बुलाया गया और उनके समर्थन का ऐलान भी कर दिया गया है। जाट नेता बोले, कहा बीजेपी की ईंट से ईंट बजाने का समय आ गया है। महापंचायत में जाट समाज ने भाजपा को शिकस्त देने के लिए पूरी तरीके से ऐलान कर दिया है दोस्तों। बिना इफ और बट के भरतपुर, डींग, करौली, धौलपुर का जाट समाज लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ईंट से ईंट बजाने की धमकी दे रहा है। महापंचायत के अध्यक्ष मास्टर चंद्रपाल सिंह बहज ने ये बातें कही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में प्रधानमंत्री मोदी के सामने वाराणसी के अंदर एक बड़ी चुनौती आई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी के अंदर लोकसभा चुनाव में चुनौती देने के लिए महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने ऐलान कर दिया है। हिमांगी सखी ने वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से अखिल भारत हिंदू महासभा की घोषित उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरने का फैसला लिया है। बीते 27 मार्च को महासभा की उत्तर प्रदेश इकाई के द्वारा उत्तर प्रदेश की 20 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया गया। वाराणसी संसदीय क्षेत्र से किन्नड़ महामंडलेश्वर हिमांगी सखी का भी नाम शामिल किया गया है। वहीं पर यूपी तक से बात करते हुए हिमांगी सखी ने इस मुद्दे को लेकर जानकारी देते हुए कई सारी बातें कही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने मैं चुनौती पेश करूंगी। उन्होंने महाभारत के प्रसंग को जोड़ते हुए कहा कि मैं गंगा पुत्र प्रधानमंत्री मोदी के सामने शिखंडी की तरह खड़ी हो गई हूँ। वह किन्नरों के हक की लड़ाई के लिए चुनावी मैदान में उतरी है। अगर लोकसभा में किन्नरों के लिए सीट आरक्षित हुई होती तो फिर उन्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी के सामने उन्होंने कहा है कि हमारे लिए कई सारे मुद्दे हैं। आरक्षण एक मुद्दा है, साथ साथ शिक्षा एक मुद्दा है, समाज का मुख्य धारा में लाना भी एक बड़ा मुद्दा है। देखते हैं दोस्तों यहाँ पर किस तरीके की चुनौती प्रधानमंत्री मोदी के सामने पेश कर पाती है। साथ साथ केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी ने भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक सूचना के अधिकार आरटीआई याचिका का जवाब न देने पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक आरटीआई में चुनाव आयोग से चुनाव के दौरान ईवीएम और वीवीपैट की मशीन की विश्वसनीयता को लेकर कई सारे जो आरटीआई दाखिल किए जा रहे हैं उस पर सवाल पूछा गया था, लेकिन इस सवालों का सही से या तो जवाब नहीं मिला है या फिर जवाब दिया ही नहीं गया है दोस्तों। सीआईसी ने इसे कानून का घोर उल्लंघन करार देते हुए चुनाव आयोग को लिखित स्पष्टीकरण देने के निर्देश जारी किए हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी एमजी देव सहायम उन लोगों में शामिल है जिन्होंने ईवीएम, वीवीपैट और मतगणना प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल करते हुए आरटीआई के तहत चुनाव आयोग में एक आवेदन दायर किया था और आयोग द्वारा इस तरीके की किसी भी कार्रवाई का कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है दोस्तों। कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब देने को तैयार नहीं है। सीआईसी की ओर से नाराजगी जताए जाना अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा। साथ साथ कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह
सिंह पर चुनावी धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। बीजेपी के सांसद के खिलाफ चुनाव आचार संहिता धारा 144 के उल्लंघन का मामला है। नोटिस मिलने के बावजूद भी बीजेपी के सांसद ने खरगुपुर क्षेत्र में गाड़ियों का काफिला निकाला और एफएसटी टीम के प्रभारी ने आचार संहिता और धारा 144 के उल्लंघन को लेकर मुकदमा लिखवाया है। कैसरगंज बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का भी कैसरगंज लोकसभा सीट से टिकट पक्का नहीं हुआ है। दावा किया जा रहा है कि पहले चरण में उत्तर प्रदेश के अंदर उन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं जो जाट समाज के बहुलता वाली सीटें हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट देते और जाट समाज में नाराजगी के कारण भारतीय जनता पार्टी को नुकसान झेलना पड़े। शायद यही बड़ा कारण है दोस्तों कि अब तक टिकटों का ऐलान नहीं किया गया है। आपको बता दें कि कैसरगंज बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह कैसरगंज लोकसभा से भले ही टिकट न मिला हो, लेकिन वह पूरे दमखम के साथ वाहनों का काफिला लेकर क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनका टिकट कंफर्म है, केवल पहले चरण के इलेक्शन का इंतजार किया जा रहा है। जिले में चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन किए गए बड़े बड़े काफिले दोहराए जा रहे हैं, जिसे लेकर कई सारे सवाल खड़े किए गए कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद पर 144 का मामला दर्ज किया गया है। देखते हैं इस मामले पर क्या कार्रवाई की जाती है दोस्तों, कितनी जल्दी कार्रवाई की जाती है ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की छवि और ज्यादा अच्छी बने। साथ साथ उत्तराखंड लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा एक्शन मोड में नजर आ रही है। मैंगलोर के एक रैली को संबोधित करने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती पहुंची, जहां पर भाजपा और कांग्रेस पार्टी दोनों पर उन्होंने निशाना साधा है। उनकी सभा के दौरान भारी संख्या में समर्थकों के आने को लेकर पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा था, लेकिन बसपा के रैली की जो तस्वीरें सामने आई है दोस्तों, संगठन के लोग भीड़ नहीं जुटा पाए, जिससे ये साफ संकेत मिल रहा है कि बसपा कई जगह चुनाव लड़ रही है लेकिन हर जगह मजबूती से चुनाव नहीं लड़ रही है। और ये कांग्रेस पार्टी के अच्छे संकेत भी हैं। जिन सीटों पर बसपा कमजोर है वहां पर कांग्रेस पार्टी के वोट ज्यादा बटेंगे नहीं। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने जो नई लिस्ट जारी की है उसमें कई सारे बड़े नामों का ऐड किया गया है। चंडीगढ़ से मनीष तिवारी चुनावी मैदान में उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर टिकट अपने वर्तमान सांसद किरण खेर का काट दिया है और पार्टी के दूसरे नेता को मैदान में उतारा गया है। जबकि गुजरात के महसाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी ने रामजी ठाकुर को चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है। अहमदाबाद ईस्ट सीट से हिम्मत सिंह पटेल को मैदान में उतारा गया है। राजकोट से परेश भाई धनानी चुनावी मैदान में उतरेंगे। बड़ी बात यह है कि विजय रूपाला की ये सीट है दोस्तों जहां से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके क्षत्रिय समाज को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर राजकोट में ही जोरदार विरोध भी देखा जा रहा है। कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी ने सही उम्मीदवार मैदान में उतारा है। साथ साथ राजकोट के नवसारी से नैसद देसाई मैदान में उतरे हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश के मंडी से विक्रमादित्य सिंह को चुनाव लड़ाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला ऐसी सीट से विनोद सुल्तानपुरी को चुनाव लड़वाया जा रहा है। इसी के साथ में दोस्तों उड़ीसा के क्योंझार से मोहन हेमराम मैदान में उतरे हैं। उड़ीसा के बालासोर से श्रीकांत कुमार जीना को मैदान में उतारा गया है। भद्रक की सीट से अनंत प्रसाद शेट्टी चुनाव लड़ रहे हैं। जजपुर की सीट से अंचल दास को मैदान में उतारा गया है। गुजरात के भी और कई सारे सीटों को लेकर नामों के अनाउंसमेंट किए गए हैं। बड़ी बात यह है कि पूरी की सीट जहां से भारतीय जनता पार्टी हो सकता है समित पात्रा को मैदान में उतारेगी, यहां से कांग्रेस पार्टी ने सुचारित मोहंती को मैदान में उतारा है। साथ साथ दोस्तों सोशल मीडिया पर कई सारे ओपिनियन पोल और सर्वे सामने आ रहे हैं। 24 के चुनाव को लेकर देश का वर्डिक्ट ने दावा किया है कि उनके ओपिनियन पोल के मुताबिक पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी 7 सीटें जीत जाएगी। आम आदमी पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिलेगी। बाकी अदर्स यानी शिरोमणि अकाली दल 1 सीट पर चुनाव जीत सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी का खाता इस बार पंजाब में नहीं खुलेगा, ये दावा किया जा रहा है। आप लोगों की जो भी राय हो अपनी राय जरूर लिख बताएगा। साथ साथ दोस्तों जो लड़के अग्निवीर बन गए उनकी शादियां नहीं हो रही है। फौज को प्राइवेट सेक्टर बना दिया। 4 साल की नौकरी करो और घर आ जाओ। फौज तो वो होती थी जब जवानी में भर्ती तो पूरी जिंदगी देश की और फिर पेंशन लेकर घर आते थे, बच्चों का भविष्य भी बन जाता था। गांव में अग्निपथ स्कीम को लेकर जोरदार विरोध देखा जा रहा है। आपको बता दें कि जब लोग लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सवाल पूछने के लिए लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, मीडिया वाले पहुंच रहे हैं, तो अपनी अपनी बातें लोगों ने बताई है। गाँव के अंदर अग्निपथ योजना एक बड़ा मुद्दा है दोस्तों, क्योंकि लोगों को भारी संख्या में देश की सेना में रोजगार मिला करता था। लेकिन जिस तरीके से ये तथाकथित अग्निवीर योजना लेकर आई गई है, 4 साल का नौकरी का प्रावधान लेकर आया गया है, इससे साफ तौर पर कई सारे युवाओं के हौसले टूटे हैं, उनका दिल टूटा है, जो इतने दिनों से लगातार मेहनत कर रहे थे। और गांव के इलाकों में अग्निवीर योजना के खिलाफ जोरदार आक्रोश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही बड़ा कारण है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, तो उनको समझ में आ गया कि ये कैसी स्कीम है जिसे लेकर लोगों में नाराजगी, और उन्होंने बड़ा वादा किया है कि सरकार बनते ही इस योजना को स्क्रैप किया जाएगा यानी खत्म कर दिया जाएगा। सांसद सुप्रिया श्रीनेट बोली, कहा बीजेपी से क्षत्रिय समाज की नाराजगी का यह मतलब तो नहीं कि एक क्षत्रिय मुख्यमंत्री के बारे में बीजेपी वाले घिनौनी बातें करने लग जाए। आज तक पर राजनीतिक टिप्पणी करते वक्त मैंने जैसे ही शिवराज सिंह चौहान को दूध की मक्खी की तरह निकाला था, वैसे ही मोदी ने 2024 में कहीं योगी आदित्यनाथ की विदाई ना कर दे पर बीजेपी के प्रवक्ता उनके मरने की बात करने लगा। ऐसे घिनौना सोच, क्या यह क्षत्रिय समाज द्वारा बीजेपी के बहिष्कार का परिणाम है? मैं बाबा गोरखनाथ से योगी जी के लंबे उम्र की कामना करता हूँ, ईश्वर उन्हें ऐसी घृणित सोच वाले अपने पार्टी के लोगों से बचाए। दोस्तों सुप्रिया श्रीनेट और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के बीच बहस हो गई। इस दौरान सुप्रिया श्रीनेट ने कह दिया कि ये लोग बाबा की विदाई कर देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है कि विदाई का मतलब मारना होता है। कुल मिलाकर दोस्तों एक तरीके से बीजेपी के नेताओं की बौखलाहट साफ तौर पर इस तरीके के मंचों से दिखाई देने लगी है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सच्चा राजनेता बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी जो कहा वो सोचने वाली बात है। उन्होंने
कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी ना कभी ये सोचना पड़ेगा कि वह अपने पीछे किस तरह की विरासत छोड़कर जा रहे हैं। उत्तर कश्मीर के बारामूला लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे अब्दुल्ला ने पीटीआई वीडियो को दिए एक साक्षात्कार के दौरान स्पष्ट किया है कि केंद्र अपने अधीन जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्षी पार्टियों को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि ईडी के जिन मामलों में जांच चल रही है उसमें 95% राजनीतिक नेताओं और राजनीतिक दलों के खिलाफ है। आप लोग अपनी राय जो लिखता है। साथ साथ दोस्तों, राहुल गांधी केरल के अंदर अपने प्रचार प्रसार को और तेज करने जा रहे हैं। वायनाड में राहुल गांधी 15 तारीख और 16 तारीख को मौजूद रहेंगे। 18 तारीख को कन्नूर में मौजूद रहेंगे 10 बजे। इसके बाद पलक्कड़ में मौजूद रहेंगे 3 बजे और कोयट्टम 5 बजे शाम को मौजूद रहेंगे। अप्रैल 22 को थ्रिसुर के अंदर उनका रैली का आयोजन होने वाला है। इसके बाद शशि थरूर की सीट तिरुवनंतपुरम के अंदर प्रचार करेंगे। आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएं। इसी के साथ में दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के छिंदवाड़ा के प्रत्याशी नकुल नाथ के विरुद्ध चुनाव आयोग से शिकायत की। इसमें कहा गया कि नकुल नाथ नाबालिग बच्चों से लोगों के घरों में कांग्रेस पार्टी का झंडा लगवा रहे हैं, प्रचार सामग्री को वितरित किया जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पर छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर रुपए बांटकर वोट खरीदने के आरोप लगाए जा रहे हैं। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद और गाजियाबाद से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर हटाए गए वीके सिंह ने कहा कि चीन के कब्जे को लेकर चल रही चर्चा पूरी तरीके से गलत और अफवाह है। सिंह ने कहा कि धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ एक झूठ है जिसे दिमाग से निकालने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ना तो चीन ने भारत के किसी हिस्से पर कब्जा किया है और ना उसे करने दिया गया है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी की ओर से अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता वीके सिंह जो भारत के सेनाध्यक्ष रहे हैं दोस्तों, उनके द्वारा इस तरीके की बातें करना अपने आप में चौंकाने वाली जानकारी है, क्योंकि देश के कई सारे मीडिया ने कई सारे सैटेलाइट तस्वीर के अंदर जो उजागर किया है उससे कहीं ना कोई बड़े संदेश और बड़े संदेह भाजपा सरकार की पॉलिसी को लेकर हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पूरे मामले को अफवाह बता रहे हैं। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में साउथ इंडिया के अंदर क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध हो रहा है? दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री जो तेलंगाना के अंदर गवर्नर के तौर पर काम कर रही थी, उनको बुलाया गया और चेन्नई की एक सीट से मैदान में उतारा गया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है। इसमें एक महिला जोर जोर से भारतीय जनता पार्टी के प्रचार रथ पर लात बरसाती है और विरोध दर्ज कराती है। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध तमिलनाडु जैसे दक्षिण भारत राज्यों के अंदर होना साफ तौर पर संकेत है कि बीजेपी तमाम कोशिश के बावजूद इन राज्यों के अंदर उभर नहीं पा रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन बेशक बना लिया हो, लेकिन दोनों पार्टी के नेताओं के बीच में कोई भी समन्वय देखने को नहीं मिल रहा है। यही बड़ा कारण है दोस्तों कि आरएलडी की पार्टी के नेता प्रशांत कनौजिया की ओर से एक पोस्ट किया गया। इस पोस्ट में लिखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के मेरठ के प्रत्याशी अरुण गोविल ने वाल्मीकि समाज के घर गए और भोजन को सिर्फ प्रणाम करके चले गए, भोजन को टच नहीं किया। यही घोर जातिवाद है। वाल्मीकि समाज का वोट तो इनको चाहिए, लेकिन भोजन खाने में मौत आ जाती है। इसके बाद उन्होंने कहा कि श्री राम का सिर्फ रोल किया है, अंदर से तो जातिवादी रावण है। इस तरीके से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के मेरठ के प्रत्याशी पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी के नेता ही निशाना साध रहे हैं। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। इसके बाद बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि उन्होंने खाना खाया था और वीडियो शेयर किया गया है। दोनों पार्टी के नेताओं में आपस में समन्वय ही देखने को नहीं मिल रहा है। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट ने कहा कि लालू का परिवार सिर्फ भ्रष्टाचार कर सकता है। 1 करोड़ युवाओं को सपना दिखाकर उनकी जमीन को कैसे लिखवाना है, इसका रोड मैप बनाया है। वहीं पर चिराग पासवान ने आगे और भी कई सारे निशाने साधे हैं। आपको बता दें कि आरजेडी की ओर से वचन पत्र जारी किया गया है दोस्तों। संकल्प पत्र में सारी बातें कही गई है कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो कौन कौन से वादे पूरे किए जाएंगे। बिहार को स्पेशल स्टेटस दिलवाया जाएगा। तेजस्वी यादव ने इसके बाद 1 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा भी किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों ने 2 करोड़ रोजगार की बातें कही थी, जो पूरी तरीके से गलत साबित हुई है। और अब इंडिया अलायंस आपसे अच्छा वादा कर रही है कि 1 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। और इसके बाद कई सारे और भी उन्होंने स्कीम गिनवाई है दोस्तों। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई जवाब नहीं दे पा रहे, तो निशाना साधते हुए भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा रहे और कई सारी और भी बेफिजूल की बातें कर रहे हैं। जबकि उनको बताना चाहिए था कि रोजगार के नाम पर जो तेजस्वी यादव ने कर दिखाया है, भाजपा और उसके सहयोगी दल क्यों नहीं कर पा रहे। मात्र 17 महीने में 4.25 लाख के आसपास लोगों को रोजगार मुहैया कराई थी तेजस्वी यादव ने, इसीलिए उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा है। लेकिन भाजपा के लोग और उसके सहयोगी लोग केवल हिट एंड रन की पॉलिसी अपना रहे हैं, यानी आओ विपक्ष पर सवाल खड़ा करो, बिना तथ्यों के और जवाब दिए बिना निकल लो, केवल मीडिया में एक हेडलाइंस क्रिएट करवा दो। साथ साथ दोस्तों राजधानी भोपाल के अंदर ईद उल फितर के त्योहार के दौरान बोहरा समुदाय के आमिल साहब से मुलाकात करने के लिए पहुंचे भोपाल लोकसभा के प्रत्याशी आलोक शर्मा के समर्थक ने समाज के जमात खाने में सियासी नारे लगाए। बाद में वीडियो सोशल मीडिया में प्रचारित किया गया तो काफी नाराजगी देखने को मिली। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बोहरा समाज के लोगों से वोट लेने के लिए उनके त्योहारों में भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन इस दौरान हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे लगाए गए, जिसे लेकर लोगों ने नाराजगी भी व्यक्त की है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ अखिलेश यादव बोले, कहा परीक्षा का पेपर लीक हुआ, सोचिए जो सरकार दावा करती थी कि पेपर लीक नहीं हो सकता, हम वर्ल्ड क्लास इंतजाम करा रहे हैं, पुलिस भर्ती का पेपर लीक नहीं होगा, पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने जनता से यह सवाल पूछा, सबने कहा कि एकदम फिर से पेपर लीक हुआ है। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लोग जो वादा करके सरकार में आए 2022 में, वो सारे वादे ऐसे धरे के धरे हैं। चाहे आवारा पशुओं का मामला हो या फिर पेपर लीक का मामला हो, हर जगह बीजेपी उत्तर प्रदेश में विफल दिखाई दे रही है। और अखिलेश यादव ने इन्हीं मुद्दों के इर्द
इर्द गिर्द पूरे चुनाव को रखने का प्रयास किया है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। रामनगर के पीएनजी राजकीय महाविद्यालय में सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने अंकिता भंडारी वाला मामला उठाया है और न्याय की मांग की। उन्होंने कहा कि ये लोग महिला सुरक्षा को लेकर केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, धरातल पर इनके द्वारा कोई योजना लागू नहीं की जाती, कोई न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास नहीं किया जाता और यही बड़ा कारण है कि अंकिता भंडारी मामले को लेकर लगातार न्याय की मांग की जा रही है और जो लोग न्याय मांग रहे हैं उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है। एक पत्रकार को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। प्रियंका गांधी के द्वारा उत्तराखंड में सभा करने का सीधा मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं के सुरक्षा को एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है। अंकिता भंडारी केस मामला बीजेपी के लिए सबसे बड़ी असफलता है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। साथ साथ कर्नाटका को लेकर लोक पोल ओपिनियन पोल ने एक बड़ा दावा किया है। उनका मानना है कि कर्नाटका इस बार एक बड़ा खेला करने जा रहा है। कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटों की उम्मीद कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से मैनेजमेंट कांग्रेस पार्टी के नेता सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार ने किया है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त के अंदर भी कर्नाटका में कुछ नया देखने को मिलेगा और इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार होने का फायदा भी मिल सकता है और आंकड़ा काफी आगे बढ़ जाएगा। दरअसल दोस्तों लोक पोल ओपिनियन पोल दावा करता है कि कर्नाटका के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार लगभग 25 के आसपास सीटें जीत गई थी, उनको 11 से 13 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा, यानी उनका आंकड़ा इस बार घटने वाला है। जबकि कांग्रेस पार्टी जो मात्र 1-2 सीटों पर निपट गई थी, इस बार कांग्रेस पार्टी 15 से 17 सीटों तक पहुंच सकती है। कर्नाटका में भाजपा को कम से कम 15+ सीटों का नुकसान होने जा रहा है, जो अपने आप में एक भारी नुकसान कहा जा सकता है, जिसकी भरपाई शायद भारतीय जनता पार्टी कहीं भी किसी भी अन्य राज्य से नहीं कर पाएगी। साथ साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के कन्नौज के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री एक गांव में पहुंचे थे। मंत्री असीम अरुण प्रचार करने के लिए पहुंचे तो गांव में चौपाल लगाई गई, लेकिन मंत्री जी जैसे ही वहां पर नारे लगवाने लगे मोदी की गारंटी, लोगों ने तुरंत गारंटी गिनवानी शुरू कर दी। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने इस पूरे मामले पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि गांव की महिलाएं भड़क गई, विरोध करने लगी। महिलाओं का कहना था कि गांव में एक भी सड़क तो नहीं बनवाई, अब वोट मांगने आ गए, विकास नहीं बीजेपी ने विनाश किया है। सवाल सबसे बड़ा यह है दोस्तों कि क्यों गोदी मीडिया के लोग इस पूरे मामले को इस तरीके के मुद्दे को शो नहीं कर रहे, क्यों बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित नहीं किए कर रहे कि नरेंद्र मोदी की गारंटी जनता को पसंद नहीं आ रहा। जनता पूछ रही है कि हमारे क्षेत्र में सड़कें कब बनेंगी, लोगों को मूलभूत सुविधाएं कब मिलेंगी। केवल बड़ी बड़ी बातें करके एक बार फिर से नेता यहां से चले जाएंगे, जो जनता बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि जनता बिल्कुल सही कर रही है तो अपनी राय जरूर लिख के बताएं, क्योंकि चुनाव के टाइम में ही ये सारे नेता दिखाई देते हैं, उसके बाद सारे गायब हो जाते हैं। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेत्री और मंडी से चुनाव लड़ रही कंगना रनावत ने कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए दावा किया है कि उनको जबरदस्त जन सैलाब से समर्थन मिला है और हिमाचल प्रदेश के अंदर वो चुनाव जीत कर आ रही है। मंडी से वो चुनाव जीत जाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर लोगों ने उन्हीं के द्वारा शेयर किए गए रैली की तस्वीरों को क्लिक करते हुए उसे जूम करते हुए देखा तो पता चला कि ज्यादातर कुर्सियां तो खाली हैं, लोग छाते लगाकर जबरदस्ती वहां बैठे दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद निशाना साधते हुए कहा कि ये जन सैलाब है क्या? फनी कर्णिका जी, इससे ज्यादा लोग तो सुलभ शौचालय के बाहर खड़े हो जाते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों ये तंज कसते हुए बातें कही जा रही है। आपको बताते कि कंगना रनावत की रैली रोड शो को लेकर भी जो तस्वीरें सामने आती हैं, जो नेचुरल तरीके से तस्वीरें दिखाई जाती है, उसमें स्पष्ट तौर पर कंगना रनावत को कोई सपोर्ट मिल नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मान रहे हैं कि बीजेपी ने एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर मैदान में उतार दिया जिसे पैरासूट कैंडिडेट कहा जा सकता है, जिनका धरातल से कोई लेना देना नहीं है और फिल्मी इंडस्ट्री के अंदर भी जो उनके कई सारे काम है जिसे लेकर काफी ज्यादा आलोचनात्मक रहे हैं स्थानीय लोग, और जिस तरीके से उनका इतिहास रहा है वो भी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में नुकसान पहुंचा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि कंगना रनावत के सामने कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छा उम्मीदवार उतारा है तो अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। दोस्तों इसी के साथ में यूट्यूब द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रभावकारिता से संबंधित वीडियो के तहत अतिरिक्त संदर्भ जोड़ना शुरू करने के महीनों बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने कुछ ऐसे वीडियोस के मोनेटाइजेशन पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि अब क्रिएटर को कंटेंट से आने वाले विज्ञापन की राशि का हिस्सा भी नहीं मिलेगा। यानी दोस्तों इसी तरीके से इस चैनल पर भी मोनेटाइजेशन बंद किया गया है, जैसा कि अन्य कई सारे चैनलों पर मोनेटाइजेशन आजकल बंद किए जा रहे हैं। ज्यादातर ये चैनल है जो ईवीएम को लेकर कुछ ना कुछ खबर देते रहते हैं। इसीलिए आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि चैनल पर मोनेटाइजेशन नहीं होने के बावजूद भी हमारा लगातार मोटिवेशन बनता रहे। दोस्तों जिस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही है, आप लोग जानते हैं कि इसके पीछे कौन लोग होंगे जो ऐसे चैनलों के मोनेटाइजेशन बंद करवा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछे जाने वाले सवालों के बारे में भी कम से कम चर्चा कर रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि सभी तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। इस वीडियो की रीच कम ना हो, इस चैनल की रीच कम ना हो, डिमोनेटाइजेशन होने के बावजूद भी आप लोगों का समर्थन लगातार मिलता रहे। साथ साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने तिहाड़ जेल प्रशासन के द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि 3 बार के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उनकी पत्नी से मुलाकात फेस टू फेस नहीं कराई जा रही है। दोनों की मुलाकात कराते वक्त बीच में जंगला होता है, जबकि दिल्ली की जेल में खूंखार अपराधियों की मुलाकात भी बैरक के अंदर कराई जाती है। कुल मिलाकर दोस्तों मुख्यमंत्री के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को लेकर अभी तक केवल आरोप है, आरोप सिद्ध नहीं हुए, तो ऐसे में उनको इस तरीके से एक अपराधी की तरह ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के इस पूर्व सहयोगी पार्टी को समर्थन मिला है असदुद्दीन ओवैसी का। दरअसल दोस्तों दक्षिण भारत के एक पॉलिटिकल पार्टी AIADMK
डीएमके का साथ देगी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी? आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। सोशल मीडिया पर यह जानकारी देते हुए ओवैसी ने बताया है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम एआईएडीएमके के साथ में खड़ी हो गई है, तो त्रिकोणीय मुकाबला होगा। भारतीय जनता पार्टी का अलायंस है इंडिया अलायंस और इंडिया गठबंधन, जहां पर डीएमके और मजबूत पार्टियां हैं तमिलनाडु के अंदर। और तीसरा मोर्चा ये बना है जिसमें एआईएडीएमके जो राज्य के अंदर दूसरे नंबर की पार्टी है और उनके साथ असदुद्दीन ओवैसी पार्टी का भी समर्थन मिला है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे। आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो का शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।